Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of electrical machines, that is electromechanical energy conversion devices. हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें electrical energy is going to convert into mechanical energy और vice versa कि mechanical energy will convert it into electrical energy. वो devices के बारे में बात करेंगे. So let's start with that. सबसे पहले device or machine which makes possible the conversion of energy from electrical to mechanical form or vice versa is called electromechanical energy conversion devices or electromechanical transducer. वो वाली मशीन या डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस. और ऐसे जो डिवाइसेस होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. दो डिवाइसेस ही ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी को. दे आर मोटर एंड जनरेटर. वी हैव ऑलरेडी लिसन टू दीज टू वर्ड्स इन आवर डेली लाइफ, राइट. सो हमने अपनी डेली लाइफ में इन दोनों चीजों के बारे में जरूर सुना होगा. मोटर के बारे में भी सुना हुआ है, जनरेटर के बारे में भी सुना हुआ है, राइट. तो सबसे पहले बात करते हैं मोटर की. What do you mean by motor? An electromechanical device or electrical machine which converts the electrical energy or power, that is VI, into mechanical energy or power, that is omega T, is called a motor. अब एक ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेने पे जिसकी इनपुट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, बट इट विल गिव द आउटपुट एज अ मैकेनिकल एनर्जी. वो क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में, जो कि अपनी जिसमें एक शाफ्ट लगी होती है और वो शाफ्ट को घुमाना शुरू कर देता है फॉर सम एप्लीकेशन, फॉर सम फंक्शंस. दैट डिवाइस इज नोन एज द मोटर. ये डायग्राम है इसका जिसमें इनपुट वो ले रहा है एज अ इलेक्ट्रिकल, जिसमें वो करंट एंड वोल्टेज विल टेक एज अ इनपुट एंड इट विल परफॉर्म द टास्क एंड गिव्स द आउटपुट इन मैकेनिकल एनर्जी, राइट. दैट इज ओमेगा टी. ठीक है जी, वो मोटर होती है. अब ये मोटर कहाँ कहाँ पे यूज होती है, दैट इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. फॉर एग्जांपल अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, हैमर प्रेसेस, ड्रिल मशीन्स, लेथ्स, शेपर्स, ब्लोअर्स फॉर फर्नेसेस और बहुत सारी ऐसी मशीन्स होती हैं जो मोटर, जिन पे हम मोटर यूज करते हैं जिन मशीन्स को चलाने के लिए, राइट. इंडस्ट्रियल बेल्ट होती है, रोबोटिक आर्म्स होती हैं और भी बहुत सारी ऐसी मोटर्स होती हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज में यूजफुल होती हैं. एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस में हम जो मोटर का यूज़ करते हैं दैट इज इन द रेफ्रिजरेटर, फैंस, वाटर पम्प्स, टॉयज, मिक्सर्स एंड मैनी मोर्स, राइट. तो बहुत जगह हमने देखा है कई मोटर यूज़ हो रही है. हमारे फैंस होते हैं, हमारा कूलर होता है, देन रेफ्रिजरेटर में मोटर यूज़ होती है, टॉयज होते हैं, मिक्सर होते हैं, फैंस होते हैं. ठीक है जी, तो बहुत और सारी एप्लीकेशंस भी हैं. तो मोटर इज यूज्ड देयर, राइट. नेक्स्ट है जनरेटर. जनरेटर क्या होता है, द ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म्स बाय द इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस इज नोन एज अ जनरेटर. इसमें क्या होता है, द इट इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन. ये भी एक इलेक्ट्रिकल मशीन है बट इट विल कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो ये क्या करता है, पीछे से हम मैकेनिकल कोई फोर्स देते हैं, जैसे हम किसी जनरेटर को, लाइट चली जाती तो शादी में देखते हैं हम कहीं उसको हाथ से घुमाते हैं जनरेटर को, तो वो क्या करता है, वो मैकेनिकल फोर्स इनपुट लेता है और उससे उसके बदले हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, राइट. सो दैट डिवाइस इज नोन एज जनरेटर. अब इसमें जो इनपुट है यू कैन सी हियर दैट इज अ मैकेनिकल सिस्टम. फोर्स या कोई भी प्रेशर भी हो सकता है. और ये प्रोसेस जो है जनरेटर का, ये क्या करेगा, इट विल गिव अस द आउटपुट सिस्टम इन विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एंड करंट. ठीक है, और पावर हमें आउटपुट में दे देगा, राइट. अब ये कहाँ यूज होते हैं, ऑल द पावर प्लांट्स, जैसे इन्होंने दिया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और ऑटोमोबाइल. जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो सारी जनरेटर का मोटर होती है उसमें, जो कि यूज होते हैं उसमें, हम यूज करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज या फील्ड. और हम शादी में जनरेटर यूज करते हैं या पावर बैकअप के लिए हम घरों में भी छोटे जनरेटर यूज करते हैं. सो दैट इज अ जनरेटर. ये दोनों हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए, दोनों के डायग्राम याद होने चाहिए. नेक्स्ट है, अब
ये हमें पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि एक एनर्जी को हम दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, और वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और ऐसे ही हम इसमें भी जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस है, इसमें भी हम इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, बट क्या वो 100% कन्वर्ट हो रही है कि 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल, और वाइस वर्सा कि मैकेनिकल एनर्जी जितनी हम लगा रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, क्या उसके रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल रही है? तो दैट इज द आंसर इज नो। ठीक है, कुछ एनर्जी यहाँ से आप देख सकते हैं, द इनपुट एनर्जी we can see during conversion whole of the energy in the one form is not converted into other useful form. In fact the input power is divided into following three parts, तीन parts में divide हो जाती है जो भी input power होगी। first तो एक इनपुट पावर जो कि जो हमें यूजफुल आउटपुट पावर मिलती है वो हो जाती है, बाकी की जो बचती है वो क्या है, दैट इज अ लॉस, वो लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। लॉस कौन कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी हीट लॉस, राइट। हीट लॉस क्या होते हैं? जो कि हमारे जो आयरन लगा होता है जिसमें रेजिस्टेंस होती है, उस रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है और हीट प्रोड्यूस होती है उसमें से, दैट कन्वर्ट्स दैट मतलब वो अनयूजफुल है, नॉन यूजफुल लॉस है, और ये हीट बन के एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ मैग्नेटिक लॉसेज होते हैं जिसमें भी हम मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसमें हमें पता है कि हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस होते हैं, जो कि कभी हम बिल्कुल इसको जीरो नहीं कर सकते, देयर शुड बी सम हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस, तो वो लॉसेस भी इसमें आएंगे। और थर्ड होता है फ्रिक्शन लॉसेस। फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं जो मैकेनिकल लॉसेस होते हैं, राइट। जैसे कोई मोटर चलती है या कोई पार्ट घूमता है तो वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, मतलब वो ओपोज करता है अपने आप को ही किसी ना किसी चीज के साथ लगने से, या ब्रश लगते हैं या जो भी है, तो उसके कारण जो लॉसेस आते हैं दैट इज नोन एज फ्रिक्शन लॉसेस, राइट। और कुछ स्मॉल पोर्शन ऑफ इनपुट पावर इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, और कुछ ऐसी पावर होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में भी स्टोर हो जाती है। वो हम लास्ट BEE में भी ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, द इलेक्ट्रिकल पावर स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो चीज इसमें डिफाइन हो सकती है, राइट। नेक्स्ट है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मशीन एज अ जनरेटर। हम अब जनरेटर को एज बेसिक, अभी हम नॉर्मली आपके आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें हम डीसी मशीन एज वेल एज एसी मशीन्स के बारे में बात करेंगे, तो विल डिस्कस जनरेटर अगेन। बट वो कह रहे हैं एज अ रॉ कि हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय जनरेटर। तो जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। ये आप जो डायग्राम नीचे दिया है ये आप अपनी कॉपी पे बना लेंगे, राइट। इसको बहुत अच्छे से बनाएंगे बिकॉज दिस क्वेश्चन इज बी इन द एग्जाम्स, राइट। So in a generator, a coil is placed in the constant stationary magnetic field. अब जो जनरेटर का बेसिक हमें कंस्ट्रक्शन है ना, उसमें क्या है, ये कॉइल है, ये जो देख रहे हैं आप, ये कॉइल है। सिंगल कॉइल के बारे में उन्होंने अभी बताया है। ये सिंगल कॉइल जो है, ये दो मैग्नेट्स हैं, स्टेशनरी मैग्नेट N एंड S, और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है थ्रू फ्रॉम N टू S। उसमें हमने एक कॉइल को प्लेस कर दिया, राइट। लेट इट बी रोटेटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो कॉइल है जिसको हम रोटर भी बोलते हैं, वो घूमने वाला पार्ट है, दैट इज अ मूविंग पार्ट, राइट। और वो कह रहा है लेट इट बी रोटेटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा रेडियंस पर सेकंड। अब वो कह रहा है कि ये कुछ स्पीड से अपनी जगह पे घूमना शुरू कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और वो जो इसको हम घुमाने के लिए पावर यूज कर रहे हैं, दैट इज अ मैकेनिकल टॉर्क। टॉर्क इज बेसिकली फोर्स इन रोटेशन, राइट। ऐसी फोर्स जो रोटेशन में हो रही है दैट इज नोन एज टॉर्क। और मैकेनिकल टॉर्क जो कि हम किसी ना किसी फोर्स के साथ, प्रेशर के साथ, किसी भी मैकेनिकल एनर्जी के साथ हम उसको आउटसाइड जो है वो फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जब हम आउटसाइड मैकेनिकल टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, इट विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा रेडियंस पर सेकंड, राइट। अब जैसे ये घूमना शुरू करेगा, ऐसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू करेगा, इट द कॉइल कट्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अब हमें पता है कि फैराडे लॉ होता है कि जैसे ही एक कंडक्टर जो है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब कट करता है उस मैग्नेटिक फील्ड को, तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल, तो इट विल हैपन अगेन। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और लेंस लॉ। और हमें पता है कि जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो
हम डिटर्मिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू लॉज, दैट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड लेंज लॉ, राइट. द नेक्स्ट, द कॉइल इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल लोड रजिस्टर R, therefore current I flows through the coil and external load resistor. अब उन्होंने बोला है जो ये कॉइल है इसको उन्होंने एक लोड के साथ, लोड रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया है, ये लोड रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया. आप जैसे ही इसके साथ कनेक्ट करेंगे इट विल मेक अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है. शॉर्ट सर्किट में करंट फ्लो करेगा एंड द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल एंड एक्सटर्नल लोड रेजिस्टर. और ये करंट की डायरेक्शन यहाँ पे दी हुई है I, ये इस लोड रेजिस्टर में फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है. जैसे ही रोटर घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उससे कट होगी EMF और करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा उस कॉइल में. The direction of flow of current in a coil is marked in figure, right? Next, when current flows through the coil conductors, they produce their own magnetic field. अब जैसे ही करंट फ्लो करेगा इस कॉइल में से, ये I है, ये देखिए, ये यहाँ से जैसे ही फ्लो कर रहा है, क्या होगा, यहाँ से फ्लो करता करता इधर, इधर से फ्लो करता लोड रजिस्टर से इधर की तरफ जा रहा है, राइट. तो करंट ऐसे फ्लो करेगा. अब वो कह रहे हैं कि जैसे ही कॉइल में से करंट फ्लो करेगा, दे प्रोड्यूस देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड. इससे और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, बिकॉज व्हेनेवर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट कि जैसे ही किसी कॉइल में से हम करंट पास करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है. ट्रांसफार्मर में भी हम पढ़ चुके हैं, राइट. द डायरेक्शन ऑफ दिस रोटर फील्ड, और एक रोटर फील्ड जनरेट होगी जिसको हम FR बोलते हैं, राइट. मतलब वो एक अपनी तरफ से एक फील्ड जनरेट करेगा जो रोटर की तरफ से होगी, मतलब रोटर की तरफ से एक मैग्नेटिक फील्ड होगी और उसको FR बोलते हैं हम. और ये जनरेट करेगा, उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज गिवन हियर, यू कैन सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ FR, ठीक है. अब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए इसकी डायरेक्शन थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंगली है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन. अब द रोटर फील्ड ट्राइज टू कम इन लाइन विद द मेन फील्ड FM. अब जो मेन फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी स्टेशनरी मैग्नेट्स के कारण हो रही थी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वो ये है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है. अब FR क्या करेगा, इसको फॉलो करने की कोशिश करेगा, बिकॉज फ्लक्स की प्रॉपर्टी होती है, वो सारी फ्लक्स एक ही जहाँ पे, मतलब फ्लक्स की डेंसिटी ज्यादा है या उसकी हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ज्यादा है, वो उसको बाकी फ्लक्स को, छोटी मोटी को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है. तो FR ट्राइज टू कम इन लाइन विद द FM, ठीक है. FR जो है, जो रोटर फील्ड थी, वो कोशिश करेगी FM के साथ आने की, एंड उससे क्या होगा, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड. वो क्या करेगा, इस रोटर को टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. मतलब ये जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से घूम रही थी, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी घूम रही थी, अब वो क्या करेगा, रोटर अपने आप ही घूमना शुरू हो जाएगा. मतलब ये इसके पास जाने की कोशिश करेगा, ठीक है. तो उससे क्या होगा, रोटर मतलब रुकेगा नहीं, जैसे ही घूमेगा, एंड द टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द रोटेशन. ये क्या होगी, जो मैं यहाँ पे जी, अभी देखिए, वैसे हमारी जो डायरेक्शन थी वो थी हमारी T, यहाँ पे मैकेनिकल टॉर्क जो लगी थी वो क्लॉकवाइज थी, राइट. बट जो हमें इलेक्ट्रिकल टॉर्क मिलेगी, बिकॉज लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली वो टॉर्क जो है ऑपोजिट होगी, मतलब जो FR होगी वो ऑपोजिट होगी. मतलब ये इसकी तरफ फ्लो, FM की तरफ फ्लो करना शुरू करेगा, FR जो है इनलाइन आने की कोशिश करेगा. उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज प्रोड्यूस विच इज ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट रोटेशन. जो TE प्रोड्यूस होगी वो ऑपोजिट होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज होगी. ये आप बना लीजिए, ठीक है. यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये यू कैन सी हियर, TF विल बी produced in the opposite direction of TM, right. Next, if the coil circuit is not closed, अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम कॉइल का सर्किट जो है वो अगर क्लोज नहीं करते, नो करंट वुड फ्लो थ्रू द कॉइल, हेंस नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क विल बी डेवलप. अगर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लोड नहीं लगा रहे हैं या हम स्विच को ओपन रख रहे हैं, तो देयर विल बी नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, बिकॉज देयर विल बी नो रोटर फील्ड, ठीक है. FR जनरेट ही नहीं होगी, FR जनरेट नहीं होगी तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब उसको अपोज नहीं करेगा जो मेन फील्ड को, राइट. तो TE विल बी 0 एट दैट टाइम. Under such condition, the opposition is only due to frictional torques. अब क्या होगा, जो फ्रिक्शनल टॉर्क होती है वो प्रोड्यूस होगी. मतलब हमारे पास TM को रोकने के लिए मैकेनिकल टॉर्क, जो हमने जोर लगाया था, जिसको स्टार्ट किया था जनरेटर को, उसको अपोज करने के लिए दो चीजें थी. एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, कि वो उल्टी तरह से अपना टॉर्क जनरेट कर रही है, मतलब फोर्स कर रही है कि रोटर को रोकने की, पर वो जो है वो
मतलब धीरे धीरे कोशिश करेगी, बट अगर हमने करंट फ्लो ही नहीं करवाया तो टॉर्क तो जनरेट हुई नहीं, टॉर्क नहीं जनरेट हुई तो उसको रोकेगा कौन, जो हम घुमा रहे हैं। उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन टॉर्क होती है, मतलब जो ब्रशेस होते हैं या जो मैकेनिकल में कमी होती है मैकेनिकल पार्ट्स में, उससे अपने आप ही रुक जाती है। अब कोई पंखा चल रहा है तो अपने आप रुक जाता है, बिकॉज वो उसके काफी सारे फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं, तो वो भी अपोज करता है। फ्रिक्शनल टॉर्क इज ऑलवेज अपोजेस विद द रोटेशनल टॉर्क, राइट। सो देयरफॉर द मैकेनिकल टॉर्क अप्लाइड मस्ट बी सफिशिएंट। अब हम कई बार ऐसे होता है कि हम जनरेटर को हल्के से घुमाते हैं तो उससे जनरेटर स्टार्ट नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता? बिकॉज द मैकेनिकल टॉर्क अप्लाइड मस्ट बी सफिशिएंट टू ओवरकम द फ्रिक्शनल टॉर्क। जो हम मैकेनिकल टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको घुमाने के लिए रोटर को स्टार्टिंग पॉइंट पे, वो इतना होना चाहिए कि उसकी फ्रिक्शनल टॉर्क को ओवरकम कर दे, राइट। It may be noted that frictional torque always act in opposite direction to the direction of rotation। ये लाइन आपने याद रखनी है, ये पेपर में आती है। जब लोड नहीं देते हम तो ओनली फ्रिक्शनल लॉस, फ्रिक्शनल टॉर्क विल अकर एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जहां पे रोटेशन हो रही है उसके ऑपोजिट जो होता है वो फ्रिक्शनल टॉर्क होती है, एंड इट इज इक्वल टू टीएम इज इक्वल टू टीएफ होता है उस टाइम पे एट नो लोड, राइट। उसके बाद व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, जब हम लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, द करंट फ्लोज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैकेनिकल टॉर्क। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क टीई प्रोड्यूस होगा opposite to the TM। Under this condition, the mechanical torque must be sufficient to overcome the electromagnetic torque and frictional torque। अब जैसे ही हम लोड को कनेक्ट करते हैं उससे क्या होता है, दो तरह के जो टॉर्क होते हैं वो अपोज करते हैं उस मैकेनिकल टॉर्क को। जो हम जोर लगा रहे हैं वो हमें दो चीजों को अपोज करेगा। वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, जो अपने आप रोटर फील्ड जनरेट हो रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागने की कोशिश करेगी तो अपोज करेगा उसको। दूसरा जो फ्रिक्शनल टॉर्क ऑलरेडी हम होते हैं, तो Tm इज इक्वल टू, इट शुड बी इक्वल टू Te प्लस Tf। जो हमारी मैकेनिकल टॉर्क है वो इन दोनों के इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं इसको Tm को ओमेगा Tm कर दूं, बिकॉज इट रोटेट्स इन द एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा Tm लिख दिया। दूसरी तरफ भी हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अगर इधर से मेरे को बाहर क्या चाहिए, वो ओमेगा टॉर्क मैं एक साइड पे रख लूं तो मेरे पास ये चीज रह जाती है, ठीक है, ओमेगा Tm माइनस ओमेगा Tf। अब ओमेगा Tm क्या है, दैट इज मैकेनिकल इनपुट पावर। ओमेगा Tf क्या है, दैट इज पावर लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन। ओमेगा Te क्या है, दैट इज मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन द रोटर व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर, राइट। जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हुई है उससे, उसके कारण जो अपोज आ रहा है उसको हम ओमेगा Te बोलते हैं। When conductor move perpendicular to the magnetic field, जैसे ही कंडक्टर परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, E is equal to 2BLV। B stands for flux density, L stands for the length of conductor, V stands for the velocity, राइट। तो EI क्या होगा यहाँ पे 2BILV, ठीक है। और BIL जो होता है दैट इज F, राइट, यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू F। अब ये जो है हमारा ये बेसिकली इसमें एक चीज ऐड हो गई, रेडियस ऑफ कॉइल, रेडियस ऑफ कॉइल, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब रेडियस मतलब उसको रोटेशन में ले आए तो क्या होगा, हमारे पास जो फॉर्मूला बच के आएगा दैट इज इक्वल टू, यहाँ से आप देख सकते हैं द टी जो टॉर्क होता है दैट इज इक्वल टू 2F इंटू रेडियस, ठीक है जी। मतलब ये जो है जो TE है, जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टॉर्क है, दैट इज इक्वल टू होगा फोर्स इनटू रेडियस। जो फोर्स रोटेशन में लग रही है तो उसको TE लिख दिया, और ये चीज होती है दैट इज इक्वल टू ओमेगा। तो हमारे पास क्या बचा, ओमेगा TE। ये हमें बाहर चाहिए, हमें यही चाहिए ना, रोटेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क चाहिए हमें, राइट। तो ये हमें जो आउटपुट मिल रही है, जो EI मिल रही है, दैट इज इक्वल टू है TE इंटू ओमेगा। ये हमें आउटपुट चाहिए, ठीक है। हम क्या दे रहे थे, अब यू कैन सी हेयर EI इज इक्वल टू ओमेगा TE, ये हमें बाहर मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा TM। अब if R is the internal resistance of the coil, we know that I, अब एक R है जो कि internal resistance है coil की, तो एक R था हमारे पास, यू कैन सी हेयर, एक R हमने लोड रेजिस्टर में लगाया था, एक उन्होंने R बोल दिया जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये दोनों सीरीज में हो गई। अब सीरीज में होगी तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, ठीक है जी। V अपॉन R, V मतलब E जो EMF इंड्यूस हो रही है, और R बन जाएगा हमारा R प्लस स्मॉल r,
ठीक है, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड होगी। तो I इज इक्वल टू होगा E ओवर R प्लस R। ठीक है, तो इसमें हम E की वैल्यू लिख सकते हैं, यू कैन सी हियर, यहाँ से R प्लस R जो है ये इधर की तरफ ले जाएं तो E हमारा बन जाएगा स्मॉल आई आर प्लस आई प्लस इंटू आर। ये जो बड़ा आर है ये लोड रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस है, मतलब लोड की रेजिस्टेंस है, और ये स्मॉल आर इज बेसिकली द इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि लॉस होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय आई, अगर हम दोनों साइड पे i को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बन गया EI और यहाँ बन गया आई स्केर आर प्लस आई स्केर आर। इसमें से जो हमें यूजफुल है वो है आई स्केर आर ये वाली, बाकी जो बचा ये क्या है, ये लॉसेज है। इसको उन्होंने क्या किया, इधर की तरफ ले गए माइनस, और ये हमारे पास बाकी क्या बचा, दैट इज VI। ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला है जो कि हमें आउटपुट पे चाहिए। सो EI इज इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड, आई स्केर आर इज पावर लॉस्ट इन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ये कॉपर लॉस होते हैं। ठीक है, और बाकी जो बचा कॉपर लॉस को निकाल के तो हमारे पास क्या बची, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट टू द लोड। ये हमारे पास यूजफुल आउटपुट बची, और ये दो चीजों से निकल के आ रही है। वो कौन कौन सी है, दस वी कंक्लूड दैट आउट ऑफ द इनपुट पावर, ये हमने इनपुट पावर दी थी ओमेगा टी एम, ओनली ओमेगा टी इज द मैकेनिकल पावर विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। उसमें से दो चीजें जो है वो निकली थी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो हमें चाहिए थी, और एक फ्रिक्शनल टॉर्क जो यूजफुल नहीं है बट ओपोज करती है। तो वो अगर निकाल दे तो हमारे पास ओमेगा टी ई बचा, और ओमेगा टी ई इज इक्वल टू होता है EI, उससे ही पावर बनती है। अब उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम द कॉपर लॉसेज, द इलेक्ट्रिकल पावर अवेलेबल एट द लोड इज ओनली आई स्क्वायर आर, ये हमारे पास यूजफुल पावर बचती है। This is how the conversion of power take place in electrical machine working as a generator. अब the power flow diagram for the generator is shown in figure. Mechanical power converted into electrical power. अब ये देखिए, यहाँ पे हमने इनपुट दी थी ओमेगा TM, हमने हाथ से जोर लगाया था, राइट। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले एक पावर लॉस हुआ ड्यू टू फ्रिक्शन। ये कब हुआ, जब हमने नो लोड लगाया था, कोई लोड नहीं लगाया तो इसको ओवरकम करना पड़ा था। बट अगर हम लोड लगा दें तो दो तरह की पावर, दो तरह के टॉर्क जो है वो ओपोज करेगा उस मैकेनिकल टॉर्क को, एक तो फ्रिक्शनल, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। जब उन दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, पावर बची जो हमें आउटपुट पे चाहिए थी। बट इस EI में, इस EI को दो तरीके से हम कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण लॉसेस आते थे, दैट इज आई स्क्वायर आर। अब वो लॉसेस भी जब बाहर निकाल दें, ये कॉपर लॉस जनरेट हुए, कॉपर लॉस को भी जब हम माइनस कर दें उस EI से तो हमारे पास जो वैल्यू बचती दैट इज VI, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर कैपिटल R। ठीक है, तो वो हमें आउटपुट में मिलेगी, मतलब सारा कुछ निकाल के ये हमारे पास बचा आई स्क्वायर R, और दो लॉसेस इसमें से जनरेट होंगे, दैट इज फ्रिक्शन लॉसेस एंड वन इज कॉपर लॉस। बट द मैकेनिकल पावर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर, और ये एज अ जनरेटर काम करेगा, एलिमेंट्री जनरेटर। ठीक है जी, आगे है हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मशीन एज अ मोटर। अब हम इसी मशीन को एज अ मोटर यूज करने वाले हैं, मतलब इसी स्ट्रक्चर को हम मोटर की तरह यूज करेंगे। तो उसमें क्या होगा, some things will be changed in the diagram, you can see। अब डायग्राम में जहां पे लोड रेजिस्टेंस लगी थी वहां हमने बैटरी लगा दी, मतलब एक पावर सप्लाई या एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगा दी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये अपना करंट को इसकी तरफ भेजेगा टू द रोटर साइड, मतलब टू द कॉइल, कॉइल में करंट भेजेगा, और वो कॉइल अगेन प्लेस है इन द स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। नाउ consider a coil placed in the constant stationary field, a coil is connected to a battery। अब इसमें एक बैटरी लगा दी है, the current, अब बैटरी लगा दी है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, the current I flows, जो क्लोज सर्किट हो गया है, the current I flows through the coil conductor in the direction। अब यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो फ्लो कर रही है इधर की तरफ। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस एक्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड FR इन द डायरेक्शन एज मार्क्ड। अब जो FR जनरेट होगी वो ये है, मतलब ये एक रोटर फील्ड जनरेट करेगी, इसके थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी जब करंट पास करेगा। अब वो जो रोटर फील्ड है दैट ट्राइज टू कम इन लाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या करेगी, इस FR को कोशिश कर, FR जो है वो कोशिश करेगी FM के इन लाइन आने में। ठीक है, 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज डेवलप्ड ऑन द कॉइल। अब अगेन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, अभी ये स्टेशनरी था, ठीक है, हमने जैसे ही करंट पास किया ये क्या करेगा, FR जनरेट होगा, FR जनरेट हुई तो ये FM की तरफ आने की कोशिश करेगी, उससे क्या होगा, ये
जो रोटर है, ये जो कॉइल है, ये घूमनी शुरू कर देगी, और ये जो कॉइल घूमेगी दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, द कॉइल इज फ्री टू रोटेट, अब ये कॉइल फ्री है रोटेशन के लिए। ठीक है, देयरफॉर इट स्टार्ट्स रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट द एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज अब घूमना शुरू होगा, मतलब जो इसकी टी एम है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नहीं सॉरी, टी ई जो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क दैट इज एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब नेक्स्ट, when the coil rotates in anti-clockwise direction, the flux is cut by the conductor। अब उसी जो रोटेशन हो गई रोटर की शुरू, अब उससे जो फ्लक्स कट होगी कंडक्टर में, EMF इंड्यूस होगी उससे, द EMF इज इंड्यूस्ड इन द डायरेक्शन मार्क्ड इन 47A। अब EMF जो इंड्यूस हुई वो इस डायरेक्शन में हुई। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो EMF इंड्यूस हुई इसके, यू कैन सी हियर दिस इज द EMF। ठीक है, ये लेंज लॉ या हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और अप्लाइड वोल्टेज। वो जो EMF इंड्यूस होगी वो ऑपोजिट होगी जो हम इनपुट पे बैटरी लगाई थी उसके, बिकॉज एज पर द लेंज लॉ द EMF इंड्यूस इज ऑपोजिट द cause which producing it, right? तो V जो होगी, if R is the resistance of the coil, अगर internal resistance है coil की R, तो जो V होगी applied voltage होगी वो दो चीजों से मिलके बनेगी, एक जो EMF इंड्यूस हो रही प्लस जो लॉस IR जनरेट हो रहा है। ठीक है, इंटरनल जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, एज पर ये KVL है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय I, दोनों साइड पे I किया तो VI इज इक्वल टू EI प्लस I स्क्वायर R हो गया। अब I स्क्वायर R क्या है, दैट इज अ कॉपर लॉस। अब ये कॉपर लॉस अगर हम माइनस करेंगे VI में से, जो हम बैटरी के साथ जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था उसको, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर बचेगी ये हमें मोटर के अंदर जाने की, मतलब ये बेसिकली यूजफुल पावर होगी जब हम इसमें से कॉपर लॉस माइनस कर देंगे, राइट? तो VI इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट, I स्क्वायर R is the power loss in the resistance of the coil, but EI is equal to electrical power developed in the rotor which is converted into mechanical power। अब यही जो EI है that is equal to omega TE, फाइन। अब ये ओमेगा टी मतलब जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस हुई वो इस EI से प्रोड्यूस हुई जो अंदर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हुई थी थ्रू द रोटेशन ऑफ द कॉइल। Thus output of the input power VI, the copper losses are subtracted and only power EI developed in the rotor which is converted into mechanical power। अब जैसे ही वो घूमेगा क्या होगा, जैसे ही रोटर घूमना शुरू करेगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द फ्रिक्शन एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगेन वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा, उसके ऑपोजिट क्या होगा, फ्रिक्शन लॉसेस प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। फ्रिक्शन एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द रोटेशन, देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल टॉर्क इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो वहां पे TF होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। व्हेन मैकेनिकल लोड इज अप्लाइड, अब जैसे ही मैकेनिकल लोड अप्लाई किया, मैंने कोई ना कोई शाफ्ट पे कुछ लोड अप्लाई किया, जैसे हम कह सकते हैं कि शाफ्ट पे कुछ ना कुछ एप्लीकेशन अप्लाई की, तो क्या होगा, द मैकेनिकल टॉर्क ट्राइज टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द रोटर। उस लोड का जो हैवीनेस होगी, जो उसका वेट होगा, या वो अपोज करेगी, मतलब उसकी जो हम कह सकते हैं मास है, दैट अपोजेस दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, वो उस स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। हम किसी मोटर के ऊपर ज्यादा जोर लगा दें, भार लगा दें, तो वो स्पीड कम हो जाती है ना, वही कारण होगा। तो मैकेनिकल टॉर्क प्रोड्यूस हुई उस टाइम पे, बट दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, राइट? Therefore it is also acting in the clockwise direction as marked in the figure। अब इस टाइम पे जो TM प्रोड्यूस होगी वो क्लॉकवाइज होगी, जो TF प्रोड्यूस होगी वो भी क्लॉकवाइज होगी, बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क थी वो एंटी क्लॉकवाइज थी। ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हुई थी, TE। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क मस्ट बी सफिशिएंट टू मीट विद द सम ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क एंड मैकेनिकल टॉर्क। अब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इतनी होनी चाहिए, मतलब इतनी मोटर को पावर देनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि वो दोनों टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रही है दैट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, वो उससे ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मोटर रन ही नहीं होगी। कई बार लोड ज्यादा हो जाता है तो मोटर रन नहीं होती, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क मस्ट बी सफिशिएंट टू मीट विद द सम ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क प्लस मैकेनिकल टॉर्क। तो TE शुड बी इक्वल टू TM प्लस TF। अब इनके साथ ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऑप्शन होगी। अब हमारे पास लॉस क्या है, दैट इज TF। तो TF को माइनस कर दें अगर हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से, तो हमारे पास ये चीज बची, दैट इज ओमेगा TM। ये हमें आउटपुट पे चाहिए।
The actual mechanical power is only omega Tm, which is available at the shaft. This power is obtained after subtracting mechanical losses from the power developed omega Te in the rotor. अब जो power develop हुई रोटर में, अगर उससे हम फ्रिक्शनल लॉसेस या मैकेनिकल लॉसेस को माइनस कर दें तो हमारे पास जो यूजफुल पावर बचेगी दैट इज मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल टॉर्क. द पावर फ्लो डायग्राम फॉर द रोटर. सबसे पहले हमने इनपुट दी VI, हमारे पास जो जनरेट हुआ वो कॉपर लॉस हुआ. अगर हम उस कॉपर लॉस को माइनस कर दें तो हमारे पास EI बचा, और EI इज इक्वल टू ओमेगा TE एज पर द लास्ट एक्सप्रेशन. अगेन एक लॉस जनरेट हुआ दैट इज फ्रिक्शन, क्योंकि घूमना शुरू हो गया, फ्रिक्शन लॉस आ गया. अगर फ्रिक्शन लॉस को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल जो आउटपुट बाहर चाहिए वो बची ओमेगा TM. तो दिस इज द आउटपुट पावर वी गेट इन द मोटर. ठीक है. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी हियर. ठीक. आई होप ये आपको दोनों एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ जनरेटर एज वेल एज मोटर समझ आ गया हो. नेक्स्ट, इन दोनों में से कंक्लूजन क्या निकला तो उसके बारे में पढ़ते हैं. From the above discussion, the following conclusions are drawn. In generating action, जो generator है, the induced EMF produced the armature current, उसमें से जो EMF induce हो रही थी due to the generator action और produces the जो current निकल रहा था, therefore E and I both are in same direction. उससे क्या हो गया, E and I दोनों direction same होगी, but in the motor action the induced EMF opposes the conduction and current flows in the opposite direction to induce EMF. आपने ये नॉर्मल याद रखना है कि इन जनरेटिंग एक्शन E and I are in the same direction, in motoring action E and I are in the opposite direction. जो रोटर के बीच में इंड्यूस EMF हो रही है और करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो दोनों की डायरेक्शन जनरेटर में सेम थी और मोटर में डिफरेंट थी. दूसरा, इन मोटरिंग एक्शन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूसेस द रोटेशन. अब मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं उससे रोटेशन चल रही थी. ठीक है. और TE एंड ओमेगा बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, वेयर एज इन जनरेटिंग एक्शन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ओपोजेस द रोटेशन. जो जनरेटर में था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो थी वो रोटेशन को अपोज कर रही थी. तो TE एंड ओमेगा आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन द जनरेटर. राइट. थर्ड वो कह रहा है इन जनरेटिंग एक्शन द टॉर्क एंगल थीटा इज लीडिंग. अब इसमें जो FR है वो लीड कर रहा था FM में बाय एंगल थीटा जनरेटर में, while in motoring action the torque angle theta is lagging, that is FR lags behind the FM. ये आप पॉइंट याद रख लो. ये कुछ पॉइंट है ये जो वैसे ही अपने हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी लिख सकते हैं. इन जनरेटिंग एक्शन द रोटेशन इज ड्यू टू मैकेनिकल टॉर्क. जनरेटर में जो रोटेशन होती है वो मैकेनिकल टॉर्क के कारण होती है. एंड TM एंड ओमेगा आर इन सेम डायरेक्शन. और मोटर में जो रोटेशन होती है दैट इज ऑपोजिट टू द मैकेनिकल टॉर्क, इसलिए वो TM जो ओमेगा होंगे वो डिफरेंट होंगे इन द मोटर एक्शन. In both generating and motoring action, electromagnetic torque always act in the opposite direction to mechanical torque. ये एक point है to be remember. In both the cases, the frictional torque act in the opposite direction to rotation. और जो frictional torque produce होगी दोनों cases में वो always opposite in the direction of rotation. ये भी आपने याद रखना है. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी मैकेनिकल टॉर्क से ऑपोजिट होगी और जो फ्रिक्शन टॉर्क है वो भी ऑपोजिट होगी विद द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. ये कंक्लूजन था. कुछ पॉइंट्स समझ आ गए होंगे आपको. इसमें ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज कंपैरिजन ऑफ जनरेटर एंड मोटर एक्शन, कि दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे और इसको अच्छे से समझिए. ये देखिए ये यहाँ पे जनरेटर एक बनाया है. जनरेटर में क्या है, दिस इज बेसिकली अ कॉइल जो कि एक राउंड कॉइल बनाई है और दो ये ब्लैक से दिख रहे हैं. दिस इज अ मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट. ठीक है. और जनरेटर में क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एट द आउटपुट साइड और इसको हम मूव करते हैं. और TM जो है वो क्लॉकवाइज है, ओमेगा भी क्लॉकवाइज है, जो TE है और TF है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. और इसमें से आर्मेचर करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है. और उसकी डायरेक्शन दी है और बीच में से जो वोल्टेज जनरेट हो रही है उसकी यहाँ पे वो लगाया है इन्होंने, नोटेशन दी हुई है. अब in generating actions the rotation is due to mechanical torque, therefore TM and omega are in same direction. वही पॉइंट आ गया कंक्लूजन का. दूसरी तरफ क्या किया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे लोड रजिस्टर की जगह DC सप्लाई लगाई है. DC सप्लाई से क्या हो गया, अब ये जो करंट है यहाँ पे जो TE है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ओमेगा भी एंटी क्लॉकवाइज है और TF एंड TM क्लॉकवाइज है. ठीक है. और करंट और वोल्टेज की इन्होंने नोटेशन दी हुई है. अब इसमें क्या है,
In motoring action, the rotation is due to electromagnetic torque. Therefore, TE and omega are in same direction. इसमें TM and omega are in same direction था, इसमें TE and omega are in same direction है. First difference. Next, the frictional torque TF act in opposite direction to rotation. इसमें जो frictional torque TF acts in the opposite direction to rotation, ये same है. TE act in the opposite direction to mechanical torque. ठीक है, इसमें जो TE है वो हमेशा उल्टा होगा TM से, so that T ओमेगा TM is equal to ओमेगा TE plus ओमेगा TF होता है. इसमें क्या है, मैकेनिकल टॉर्क एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से मैकेनिकल टॉर्क उल्टा होगा. पहले इलेक्ट्रिकल टॉर्क दिया था, उससे जो उल्टा जनरेट हुआ वो मैकेनिकल टॉर्क जनरेट हुआ, इसलिए ओमेगा T is equal to ओमेगा TM plus ओमेगा TF होगा. In generating action, an EMF is induced in the conductor which circulate current in the armature. Therefore, E and I both are in same direction. इसमें E and I same direction में होगा. इधर जो है E and I opposite direction में होगा, because इसमें जो EMF induce हो रही है that opposes the voltage that causes the EMF, right? अब इसमें जो है जनरेटिंग एक्शन में जो E है that is greater than the V, जो हमारे पास अंदर EMF जनरेट हो रही है वो वोल्टेज से जो हमें यूजफुल पावर चाहिए उससे ज्यादा हो रही है. इन मोटरिंग एक्शन इट इज अगेन EMF जो है वो वोल्टेज से ज्यादा है. नेक्स्ट, इन जनरेटिंग एक्शन द टॉर्क एंगल थीटा इज लीडिंग. इसमें टॉर्क एंगल थीटा इज लीडिंग है, और मोटरिंग एक्शन में टॉर्क एंगल थीटा इज लैगिंग. ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट, इन जनरेटिंग एक्शन मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. In motoring action, electrical energy is converted into mechanical energy. So these point must be noted, right? So ये टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो हम ऑनलाइन सेशन में इसको डिस्कस कर सकते हैं, राइट? थैंक यू.